चलिए अब रुक कर लेते खबरों का। आगामी 29 सितंबर को शहर में होने वाली मूल निवास स्वाभिमान महारैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति से जुड़े लोग लगातार लोगों से संपर्क करने में लगे हैं। लोग घर घर जाकर महारैली के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भी महारैली के उद्देश्य से संबंधित पर्चे लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस महारैली को सफल बनाने में लोगों के साथ महिलाएं भी अपना विशेष योगदान देने में लगी हैं। संघर्ष समिति से जुड़ी और समाज सेवी कुसुम जोशी ने बताया कि महारैली में 30,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें अभी तक 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की सहमति मिल चुकी है। महारैली निकालने का मुख्य उद्देश्य सरकार को चेताना है, जिसमें सबसे पहले मूल निवास की व्यवस्था 1950 से लागू करने, राज्य में सशक्त भू कानून और बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़ा कानून लागू करना, इसकी मांग शामिल की गई है। महारैली को सफल बनाने के लिए समिति से जुड़े लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से सहयोग मांगा है। और इस बीच नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीजीपी दौरे पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नैनीताल से डीजीपी अभिनव कुमार का कुमाऊं दौरा। पदभार ग्रहण करने के बाद डीजीपी अभिनव कुमार का पहला कुमाऊं दौरा। डीजीपी ने नैनीताल के प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर के किए दर्शन, पूजा अर्चना करके राज्य और देश की सुख समृद्धि की कामना। डीजीपी कुमाऊं के 4 जिलों का अलग अलग करेंगे दौरा। डीजीपी अभिनव कुमार अपराध की भी करेंगे समीक्षा। पुलिस के प्रचलित निर्माण कार्यों का करेंगे भ्रमण। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए पुलिस सम्मेलन का होगा आयोजन। डीजीपी सम्मेलन में पुलिसकर्मियों की समस्याओं से होंगे रूबरू। आम जनमानस के साथ भी करेंगे संवाद। पर्यटन, तीर्थाटन और शिक्षा के क्षेत्र में कुमाऊं का है विशेष महत्व, कहना है डीजीपी का। कुमाऊं की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। ये कार्यभार संभालने के बाद कुमाऊं का पहला मेरा फॉर्मल दौरा है और इस दौरे में जो हमारे 4 मुख्य जनपद हैं उनकी क्राइम और अपराध की स्थिति की समीक्षा रखी है और साथ ही साथ पुलिस के जो प्रचलित निर्माण कार्य हैं उनका भ्रमण रखा है। पुलिस कर्मचारियों के साथ सम्मेलन भी रखा है जिसमें उनकी समस्याओं से अवगत होगा और साथ ही साथ जनता के लोगों के साथ और मीडिया के साथियों के साथ भी संवाद रखा गया। पर्यटन के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, उद्योग के क्षेत्र में भी और मैं समझता हूँ तीर्थाटन के क्षेत्र में भी कुमाऊं का अपना एक विशेष स्थान है और इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए हम लोग लगातार यहाँ के पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय सीमा को लेकर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा केंद्रीय एजेंसी इसकी निगरानी में होती है, नेपाल सीमा पे एसएसबी है, तिब्बत सीमा पे आईटीबीपी है, तो उनके साथ समन्वय बैठा के हम लोग लगातार उस पर भी निगरानी रखें। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देशों का पालन मुनि की रेती में कड़ाई से होता हुआ दिखाई देने लगा है। पुलिस दिन के साथ अब रात को भी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग में शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ा जा रहा है। संदिग्धों पर भी पुलिस नजर रख रही है। आस्था पथ पर मां गंगा की आस्था को ठेस पहुंचाने वालों पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि देर रात इंस्पेक्टर रितेश शाह के निर्देश पर चले चेकिंग अभियान में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आधा दर्जन वाहनों को कब्जे में लेकर सीज किया है, जबकि शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 51 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया है। इसके अलावा होटल ढाबों में शराब पिलाने की शिकायत पर भी चेकिंग की गई है। होटल ढाबा संचालकों को शराब नहीं परोसने की हिदायत दी गई है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और सभी चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में इन सभी बिंदुओं और सुरक्षा के लिए निगरानी करने के खास निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विवाहिता की मौत का राज जानने के लिए पुलिस ने महिला का शव नियम अनुसार कब्र से बाहर निकाला है। मृतका का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। डॉक्टरों ने शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं होने की बात बताई, इसलिए पुलिस के कहने पर डॉक्टरों की टीम ने मृत महिला का बिस्तरा सुरक्षित रख लिया है, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को फरहा नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले में ससुराल वालों ने पुलिस को जानकारी दिए बिना ही मृतका का शव कब्रिस्तान में दफना दिया था।
पुलिस कप्तान ने बताया कि मामले में पुलिस की जांच चल रही है। फिलहाल विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। यदि महिला की हत्या हुई है तो दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मृतका का शव पोस्टमार्टम के बाद फिर से दफना दिया गया है। तो वहीं रानीपोखरी में ज्वेलरी के यहां चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आखिरी चोर को भी पुलिस ने और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शाजापुर से गिरफ्तार किया है, जिसका नाम चपेटा सिंह है। आरोपी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर ज्वेलर्स की दुकान में रात को शटर तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। पहचान करने के बाद पुलिस 3 चोरों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब चौथे चोर को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रानीपोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार और एसओजी फरवरी निरीक्षक शंकर सिंह बेस्ट की टीम ने आरोपी के कब्जे से 3200 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी पहले भी उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए जेल की हवा खा चुका है। ऋषिकेश में इंद्रमणि बडौनी चौक के निकट पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों का किसी बात को लेकर कार चालक के साथ विवाद हो गया। विवाद में पेट्रोल पंप कर्मियों ने लाठी डंडों से कार चालक पर हमला कर दिया। पेट्रोल पंप से किसी तरह जान बचाकर कार चालक कोतवाली पहुंचा, जहां पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि पीड़ित का नाम बहारचंद निवासी खांडगांव ऋषिकेश है, जो देर रात इंद्रमणि बडौनी चौक के निकट पेट्रोल पंप पर कार में पेट्रोल भरवाने अपने साथी के साथ गया था। पेट्रोल पंप पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ और पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बहारचंद पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तहरीर और वायरल हो रही वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सचिन चौहान, तिलकराज और नितिन चौहान के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से बुलंदशहर और हापुड़ के रहने वाले हैं, जो यहां पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं। पुलिस ने मामले में अपनी जांच और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। धनौरी क्षेत्र में बावनदर्रा रतमऊ नदी में कलियर शरीफ दरगाह में जियारत करने वाले जायरीन अक्सर नहाने के लिए धनौरी नदी पर जाते हैं, जिसमें वहां भारी भीड़ जुट जाती है। इस कारण कई मरतबा धनौरी में बावनदर्रा रतमऊ नदी में बहुत से जायरीनों की डूबने से मौत भी हो चुकी है। धनौरी चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज ने बताया कि हाजिरी के नाम जायरीन सुबह को रतमऊ नदी में नहा रहे थे और अचानक से नदी में पानी बढ़ने लगा और वहां पर नहा रहे लोगों को बमुश्किल हटाया गया। चेतक कर्मियों की सूझबूझ के साथ सतर्कता बरतने से बड़ा हादसा टला है। आगे भी निगरानी चल रही है। और इस बीच मानसून को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों में देर रात से हो रही बारिश बनी आफत। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अन्य जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना। टिहरी, चमोली सहित कई जिलों में नदियां और नाले उफान पर। पहाड़ों के कई क्षेत्रों में हुआ भूस्खलन। टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में भारी बारिश का कहर। धर्मगंगा नदी ने दिखाया रौद्र रूप। फॉकलैंड मशीन नदी के बीच फंसी। 5 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे चटवा पीपल मार्ग। पिथौरागढ़ के थल 7 सीलिंग राजमार्ग 50 मीटर हिस्सा रामगंगा नदी में समाया। राजमार्ग बंद होने से बागेश्वर, मुक्तियारी, बेरीनाथ का संपर्क मुख्यालय से टूटा। मार्गों को खुलवाने का कार्य जारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मानसून को लेकर जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था वो सही होता दिख रहा है। अनुमान यहां पर मौसम विभाग के सही हुए हैं। पहाड़ों में देर रात से बारिश आफत बनी हुई है। कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अन्य जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और हमारे सहयोगी दीपक नारंग ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए। कमल, सबसे पहले आपके पास आएंगे। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन पहले ही चेतावनी जारी की थी कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जाता हुआ मौसम है, रुख बदलेगा, बारिश होगी और देखा जाए तो रात से बारिश हो भी रही है। मौसम विभाग का अनुमान यहां पर सही होता दिखा है। और अंग्रेजी की लगभग आगे 4-5 दिन की कहीं ना कहीं मौसम जो है वो करवट बदलेगा और वही स्थिति हम देख भी रहे हैं। चाहे हम पहाड़ों की बात करें, चाहे थोड़ा मैदानी क्षेत्र बात करें, देहरादून में कुछ एरिया हो, अन्य जगह हो, तो लगातार कहीं ना कहीं मौसम करवट बदला है। और कल से ही हम कहें दोपहर बाद से ही कल से एकदम बारिश हो रही है। काफी रात भर बारिश होती रही, सुबह भी ऐसे ही रहा और अभी भी अगर हम कहें कहीं बारिश हो भी रही है और कुल मिला के कहें कि बादल छाए हुए हैं। तो अब मौसम एकदम चेंज हुआ है, एकदम इतनी उमस थी, गर्मी बढ़ रही थी, 36-37 टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन ऐसा मौसम हुआ जब टेम्परेचर भी डाउन काफी आ गया है। तो कुल मिला के कहें इस टाइम भी बात करें तो लगातार स्थिति यही है कि बादल छाए हुए हैं। तो अब आज भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल ऑरेंज क्या कहें तो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं बारिश भी है। चाहे वो बारिश की हम बागेश्वर पिथौरा जिले में कहें, चाहे अन्य जिलों टिहरी में कहें, कहीं अन्य जिलों में कहें, तो लगातार कहीं ना कहीं काफी बारिश बताई गई है। तो कुल मिला के अभी कई जगह पहाड़ों में बात करें, कहीं से नुकसान भी हुआ। टीवी स्क्रीन हम लगातार दिखा रहे हैं किस हिसाब से पानी एकदम लगातार किस हिसाब से आया है और वही स्थिति हम देखने को दे रहे हैं। तो जिस हिसाब से जब ये पहाड़ी क्षेत्र में जब इतना कहीं ना कहीं बारिश होती है तो कुल मिला के हमें ऐसा होता है कि इसका नुकसान काफी होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी अधिक संख्या में पानी है तो कई चीजें बह के चली जाती हैं। पोके मशीनें हैं जो सड़क खोलने की लगाई गई थी वो भी काफी रह गई है और काफी जबरदस्त उनको नुकसान हुआ। तो कुल मिला के कहें अभी भी नदियों ने भी कहीं ना कहीं रौद्र रूप लिया है और लगातार जो बद्रीनाथ मार्ग या जो अन्य मार्ग जो लगातार कहीं बंद हुए थे चल रहे थे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बंद हुआ और फिर उनको लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगातार यही प्रयास है कि कम से कम नुकसान किया जाए। और हम देख भी रहे हैं, खाली उत्तराखंड की बात न करें, अन्य भारत में भी अन्य कई ऐसे राज्य भी हैं जहां लगातार बारिश चल रही है और एक बार से फिर मौसम करवट बदला है। तो स्थिति यही है। सबसे जो दिक्कतें आती हैं वही पर्वतीय क्षेत्र में आती हैं। कहीं ना कहीं इतनी दिक्कतों का आता है कि एकदम जब पानी सैलाब आता है, मिट्टी आती है, भूस्खलन होता है और कई चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता है और इसी चीज चलती रहती हैं। और हम भी लोगों भी लगातार जब से मानसून आया और उससे पहले से ही हम डेली जानकारी देते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, कल मौसम कैसा रहेगा, कैसे रहेगा, ताकि जो भी दर्शक हैं जो पूरे भारतवर्ष में जो उत्तराखंड आना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके, यही प्रयास रहता है। और इसी की जानकारी हम मौसम की अपडेट जो आती है देते रहेंगे। और अभी ये स्थिति बनी अगर हम कहें तो कुल मिला के अभी आगे भी अभी मौसम की स्थितियां बनी रहेगी और ये ठीक से रहने की आवश्यकता है। सब लोग यहाँ पर ठीक ठाक आए, बचें, करें। और अभी 2-4 दिन मौसम ऐसे ही है। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए देखभाल के आप आए। जो जानकारी लगातार मौसम विदेश की चल रही है। बिल्कुल कमल, यहाँ पर दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि ऋषिकेश में क्या स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर। क्या कुछ मौसम वहां पर किस तरह से जो है अपना रूप दिखा रहा है? और बात अगर गंगा की करें तो गंगा नदी में मौसम का जो है पानी जो है बहाव जो है वो ऊपर है या फिर अभी स्थिति वहां पर नॉर्मल है? बहुत अच्छा सवाल संदीप आपने किया। अगर ऋषिकेश की मैं बात बताऊं आपको तो कल से यहाँ पर जो है मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है। कल से यहाँ पे बारिश लगी हुई है, छिटपुट बारिश यहाँ पर हो रही है। मूसलाधार बारिश तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर कल से पुराने 3 दिन की बात की जाए तो इस समय पर बहुत ज्यादा गर्मी और उमस यहाँ पे देखने को मिल रही थी। इस समय पे जो ऋषिकेश का टेम्परेचर चल रहा था वो 34 डिग्री चल रहा था, जबकि 34 डिग्री का टेम्परेचर सितंबर के महीने में अमूमन नहीं होता है। ऐसे में जो है काफी दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा था, गर्मी से बेहाल हो रहे थे। ज्यादातर देखने में आया है कि सितंबर के महीने में 30 से 31 डिग्री का टेम्परेचर होता है। और जिस प्रकार से इस समय पर 3 दिन की उमस थी और उसके बाद मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके हिसाब से यहाँ पर बारिश
कल से होनी शुरू हुई है। रात भर यहाँ पे जो है रिमझिम बारिश हुई है, उसका वजह से मौसम सुहाना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। आज भी सुबह के समय पर बारिश थी, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद से अभी यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन आकाश में जो है बादल लगे हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जो है फिर से यहाँ पर बारिश होगी और लोगों को जो है और ज्यादा गर्मी से यहाँ पर राहत मिलेगी। बात करें अगर हम गंगा की, तो गंगा इस समय पर उफान पर तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन कह सकते हैं कि धीरे धीरे गंगा का जलस्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। गंगा जो है इस समय पर चेतावनी रेखा से अभी नीचे है। अगर पहाड़ों में जो बारिश का दौर है अगर वो नहीं थमा, तो कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी जो है गंगा चेतावनी रेखा को जो है क्रॉस कर जाएगी और ये कहीं ना कहीं तटीय इलाकों के लिए परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि जब भी गंगा चेतावनी रेखा को पार करती है तो बैराज के जितने भी गेट होते हैं उसको खोल दिया जाता है और निचले स्तर सिलसिला जो इलाका होता है वहां पे पानी का फ्लो बढ़ जाता है, इसलिए लोग परेशान होते हैं। हालांकि अभी इस प्रकार का कोई अलर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तमाम गंगा घाटों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ अपनी जो है वो नजर पहले से ही बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें निर्देश दिए हुए हैं सरकार की ओर से कि तमाम गंगा घाटों पर जो है गंगा का जो बहाव और गहराई है उसका अंदाजा नहीं होने की वजह से श्रद्धालुओं के जो डूबने और बहने का सिलसिला चल रहा है इसको रोका जाए। इसके लिए जो है मुनादी कर श्रद्धालुओं को अलर्ट किया जा रहा है कि वो गंगा में दूरी पर ना जाए, गंगा के जो सुरक्षित गंगा घाट है वहां पर ही स्नान करें, क्योंकि असुरक्षित गंगा घाटों पर जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अभी गंगा में राफ्टिंग का दौर भी शुरू हुआ है और अभी 2 ही दिन हुए हैं गंगा राफ्टिंग को शुरू हुए, लेकिन जिस हिसाब से गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ है उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर जलस्तर बढ़ता है तो गंगा में राफ्टिंग पर फिर से ब्रेक लग सकता है। फिलहाल अभी गंगा में राफ्टिंग लगातार चल रही है और गंगा राफ्टिंग से जुड़े हुए जितने भी पर्यटन व्यवसायी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के जो पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए तीर्थ नगरी की ओर या पर्यटन नगरी की ओर रुख करते हैं वो काफी खुश है और इससे जो है व्यवसाय भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मौसम विभाग इसमें खलल पैदा कर सकता है, इस बात के अंदेशे से अभी इनकार नहीं किया जाता। फिलहाल इन सारी गतिविधियों पर हमारी नजर बनी हुई है और जो भी हमारे पास अपडेट इसके अंदर आएंगी हम अपने दर्शकों को इसमें जल्द बताएंगे। बिल्कुल कमल, दीपक बिल्कुल, कमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। हमारी चर्चा जारी थी और अभी भी ये संभावना जताई हुई है कि 30 सितंबर तक जो है मौसम इसी तरह से बना रहेगा, तो ऐसे में लोगों से क्या कुछ अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि देखा जाए कि 4 धाम यात्रा भी जो है जारी है लगातार, ऐसे में प्रशासन कितना मुस्तैद है और लोगों से क्या कुछ अपील यहां पर प्रशासन करता दिख रहा है? हाँ संदीप, कहें तो प्रशासन तो लगातार जो स्थिति रहती है हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है, क्योंकि अब तो मौसम मानसून का जाता हुआ अगर कहें समय है, पर कुल मिला के कहें तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां बन जाती हैं कि मौसम अभी भी परिवर्तन ले रहा है और यही स्थिति हमने देख ली है कि इस बार फिर कहीं ना कहीं फिर परिवर्तन मौसम ने लिया है। तो अब प्रशासन अलर्ट पे रहता है। यात्रा भी हम देख रहे थे कि बीच में काफी अच्छी यात्रा है, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, इधर की कहीं बात करें, उधर की बात करें तो लगातार ठीक चल रही थी। लेकिन कुल मिला के कहें तो फिर जब ये मौसम पलटता है, कई चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं इस यात्रा पर जरूर असर पड़ता है। और अब मैंने कहा ना कि अब यात्रा की अगर हम बात करें तो पहले वाली अब जिस हिसाब से बारिश हो रही है, मौसम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ठंड का असर भी हम ऊपर ज्यादा दिखाई देने जा रहा है। और हम तो बार बार कहते हैं जो यात्रा पे आ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो इस बार बड़ा कपड़े और ये चीजें बड़े हिसाब से लेके आएंगे, ताकि आदमी अब और उस टाइम के मौसम में, इस टाइम के मौसम में काफी फर्क है। यात्रा की पूरी जानकारी लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है पहाड़ों में यही एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जब बारिश होती है तो ये होती है तो एकदम भूस्खलन होता है, एकदम पानी आ जाता है और जब रोड्स ब्लॉक होती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। इसीलिए मौसम की अपडेट इसलिए लें कि जहां सुरक्षित स्थान है वहां रुके रखे, जहां से अगर आपको कोई रोड से ब्लॉक हो जाए तो आपके पास ऐसी जगह हो कि आप अपना आराम से रह सके, आप अपना खाना पीना कर सके, उसमें कहीं दिक्कत ना आए। तो ये सबसे बड़ी बात, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वो भी आप सारी चीजें देख के आए कि ताकि आपको दिक्कतों का सामना बढ़े। तो कुल मिला के कहें कि यही होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लगातार, क्योंकि वहीं रोड ब्लॉक्स होती है, कई चीजें होती हैं, फिर और रास्ता नहीं होता। पहाड़ों में तो एक ही रोड होती है, तो नहीं कि आप दूसरे घूम के चले जाएं, अगर वो दूसरा रूट भी होता है तो फिर कई किलोमीटर आपको अधिक वहां जाना पड़ता है। तो इसीलिए लगातार हम अपील करते रहते हैं कि अब पहाड़ों में यह दिक्कत होती है। यात्रा भी अंतिम दौर में चल रही है, तो हम नवंबर के, अगर दिवाली के आसपास कहीं ना कहीं यात्रा जो है
वो अंतिम चरणों में होगी और उसमें कपाट बंद हो जाएंगे। तो इसका यात्रा में जरूर तेजी आई थी, लेकिन जो स्थिति बनी है यहाँ पर अगर हम कहें तो उससे कहीं ना कहीं ये चीजों का असर भी पड़ता है। जैसे मौसम चेंज, यात्रा का असर भी पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब ये रोडें ब्लॉक्स होती हैं तो कहीं ना कहीं भारी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। इसीलिए बार बार अपील करते हैं कि आप आइए और मौसम की पूरी जानकारी लेके चलिए, जिससे किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कमल, बिल्कुल आपके पास आएंगे। मसूरी से धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार जो है रास्ते देखें, पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बात अगर करें पर्यटन नगरी मसूरी की, तो वहां मौसम किस तरह का बना हुआ है? जी बिल्कुल जो मौसम में खरबत हुई है, लगातार बारिश हो रही है। कल रात से भी हमारी हो रही थी, जो नदी नाले हैं वो भी काम करा गए हैं और सड़कें है उनमें भी जो है मलबा आ गया है। कई सड़कें भी बारिश हो रही है। तो बाकी जो है जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो भी लगातार अलर्ट मोड पर है। उनके द्वारा भी लगातार कार्य किया जा रहा है। जहाँ का प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, तो वहाँ पर भी पूरी सतर्कता और बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जो है आपदा प्रबंधन की टीम लगातार कार्य कर रही है। वहीं नदी नाले इधर फिर खान पर आ गए हैं। अमूमन इस समय बारिश कम होती थी क्योंकि अब मौसम जो है साफ हो जाता था, लेकिन ये बारिश जो है 30 सितंबर तक फिर से बारिश का अलग जारी हुआ है। तो इसको लेकर जो सभी विभाग हैं, संबंधित विभाग है, वो अलग को आ गए हैं। बात करें पर्यटन नगरी की, तो यहाँ भी कल रात से लगातार बारिश का दौर जारी है और आज भी जो है मौसम बिल्कुल बारिश वाला बना हुआ है। लगातार बारिश हो रही है। अगली बड़ी छुट्टी हम सबसे एक्सपेक्ट हो गया है क्योंकि जिस तरीके से लोगों को मौसम साफ होगा, क्योंकि पिछली बार भी लगातार काफी बारिशें हुई थी और लोगों का मानना था कि जो है इस समय जो है लगातार बारिशें कम हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं राहत मिलती। लेकिन अभी जो है 30 सितंबर तक फिलहाल कोई राहत देखने को नहीं मिलती है। लगातार बारिश का दौर जारी है। जी धर्मेंद्र, अगर बात करें पर्यटकों की, जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, ऐसे में जब गर्मी बहुत ज्यादा थी, अब बारिश हो रही है, तो पर्यटकों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जो बारिश के बाद जो है मौसम में भी ठंडक हो गई है और लोग भी अपने गर्म कपड़े भी कर गए हैं। और कई बार जो है जो पर्यटक मसूरी आ रहे हैं तो वो तो अपने हिसाब से आ रहे हैं, जिस तरीके से मैदान रिव्यू करने का मौका है। तो यहाँ पर देखा गया है कि अक्सर जो पर्यटक आते हैं उन्हें यहाँ पर गर्म कपड़े खरीदने पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ठंडक और लगातार बारिशों के बाद यहाँ और ठंडक हो जाती है। हम लोग इस समय जो है पर्यटकों की संख्या तो नहीं है, लेकिन पर्यटक मसूरी आते ही रहते हैं। थोड़ा 12 महीने पर्यटकों का आना लगा रहता है, लेकिन जो पर्यटक हैं वो भी गर्म कपड़े पहन के दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल धर्मेंद्र, आपको रोकेंगे, कमल के पास दोबारा आएंगे। कमल, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से जो है बारिश हो रही है और देखने को ये भी मिलता है कि पहाड़ों में ज्यादा असर देखा जाता है बारिश, और जब भी मौसम बदलता है तो पहाड़ दरकने लगते हैं। ऐसे में मशीनें भी जो पहुंची हैं वो भी बीच में फंसी हुई है। पॉकलैंड मशीन की बात करें तो प्रशासन को कितनी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है? हाँ संदीप, कहें तो प्रशासन का जो हम कहें तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है और सबको यह अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी दी गई है। रोड्स खोलने का काम कहीं जगह पीडब्ल्यू के पास है, कहीं जगह अन्य एजेंसी को पास दे रखा है, और जो आसपास के जो नदी नाले होते हैं इधर के कहीं की होते हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं इरिगेशन का डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंटों की ड्यूटी होती है, अलग अलग। मौसम विभाग अगर हम कहें जैसे ही मानसून आता है तो ये सब अलग अलग सब लोगों को ड्यूटियां दे दी जाती हैं कि जिससे वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। अलग अलग डिपार्टमेंट का अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो कुल मिला के कहें सबको जिम्मेदारी दी जाती है। अब ये है कि जब मैंने कहा ना कि वहां पर जितने भी डेंजर जोन होते हैं, जहां पर अगर हम कहें तो लगातार ये स्थिति बनी रहती है कि कब क्या कहते हैं रोड्स ब्लॉक हो जाए, तो उनके लिए लगातार वहां पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं कि ताकि जैसे जल्दी से जल्दी रोडों खोला सके। तो वही स्थिति हम देख रहे हैं, जैसे पानी एकदम आ गया और वो जो मशीनें जो खड़ी हुई थी पोकलैंड वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन पर ये चीजें चलती रहती हैं, पता नहीं चलता कि कब आप आ जाए कब जाए। इसको ना देखते हुए लगातार चाहे कोई भी स्थिति हो, पर इसकी व्यवस्था जो हर जगह रखनी पड़ती है। उसमें ये नहीं देखा जाता है कितना नुकसान हो रहा, कितना क्या हो रहा। पर ये अलग अलग जितने भी डेंजर जोन होते हैं सब जगह ये व्यवस्थाएं रखनी पड़ती हैं। तो कुल मिला के कहें अगर ये प्रॉब्लम्स भी आती है तो अन्य जगह से कोई ना कोई दूसरी मशीन बुला के उसको किया जाता है, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा ये रहे कि रोड ब्लॉक्स ना रहे, कि जिसे अगर रोड ब्लॉक रहे तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये प्रयास सरकार का लगातार लगा रहता है और उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सफल है।
सफल भी हो। इसलिए अलग अलग लोगों की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं, अलग अलग लगाई हैं। अगर इरिगेशन नहीं है तो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी तो अन्य डिपार्टमेंट है, ताकि किसी तरह रोड ब्लॉक ना हो, जो लोग या जो यातायात बिल्कुल प्रभावित ना हो। ये आपका सरकार का लगातार प्रयास रहता है और उसमें सफल भी रहता है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।